ये साहब जो विफाकी गवर्नमेंट है, आपको पता है कि वो एक नई शुगर पॉलिसी लाना चाहती है और उसका जो ड्राफ्ट है वो सिंध हुकूमत के साथ भी शेयर किया गया और पर्पज़ इसका यही है कि इसमें जो फार्मर्स के जो मसाइल हैं वो हल हों, ये जो शुगर इंडस्ट्री है उसको डी रेगुलेट किया जाए। तो जो सिंध हुकूमत है वो इसके खिलाफ क्यों है, वो क्यों इसे अपोज कर रही है? देखें, डीरेगुलेशन के खिलाफ सिंध हुकूमत बिल्कुल भी नहीं है। आउटराइट और सडन डीरेगुलेशन के खिलाफ सिंध हुकूमत बिल्कुल है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से मार्केट रेगुलेटेड है उसमें एक सपोर्ट प्राइस मिलती है, एक मैकेनिज्म मिलता है फार्मर को अपनी क्रॉप बोने का। उसके बाद जो उसका आउटकम उसका प्रोड्यूस होता है उसका एक हिसाब उसके दिमाग में बना होता है कि ये प्राइस है, मुझे ये प्राइस मिलेगी, और उसके आउटकम्स उस हिसाब से वो एक एक्सेप्टेबल और मतलब एक प्रिडिक्टेबल आउटकम्स होते हैं, जिसकी वजह से किसान जो है वो अपनी अगले फसल की भी तैयारी कर सकता है। तो इसलिए आउटराइट और सडन रेगुलेशन जिस तरीके से होने जा रही है या कोशिश की जा रही है होने की, उसके खिलाफ बिल्कुल सिंध हुकूमत इसीलिए है क्योंकि उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो है वो उसी गरीब फार्मर पर पड़ेगा, ना करके वो शुगर मिल्स पे या दूसरे इन्फ्लुएंशियल इदारों पे शुगर के हवाले से। तो इसलिए सिंध हुकूमत के खिलाफ है। और उसके अलावा जो है जो शुगर केन का मसला है वो प्रोविंशियल मैटर है। सिंध हुकूमत हमेशा से कहती आई है कि 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में शुगर प्राइसेस और जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो फूड मिनिस्ट्री के थ्रू हो या दूसरी मिनिस्ट्रीज के थ्रू, वो जो है प्रोविंशियल मैटर है। जब वो प्रोविंशियल मैटर है, अगर वीट की प्राइस जो है वो प्रोविंसेस खुद सेट करते हैं, तो शुगर की भी प्राइस जो है वो प्रोविंसेस को खुद सेट करनी चाहिए। और हर प्रोविंस की अपनी एक पॉलिसी होती है जिसके तहत वो चलते हैं, और 18th अमेंडमेंट के बाद ये राइट जो है वो सूबे को मिलती है। तो इसीलिए वफाक वाले हवाले इस डीरेगुलेशन के हवाले से सिंध हुकूमत इसको अपोज बिल्कुल कर रही है। लेकिन उसके अलावा जो प्रोटेक्शन अच्छा, हम देते हैं विद द प्राइसेस, जो प्राइसेस इस वक्त सिंध हुकूमत या दूसरे सूबे भी शुगर के हवाले से प्राइस देते हैं, उस पर सबसे ज्यादा फायदा जो है वो फार्मर का होता है, ना करके शुगर मिल्स का या किसी और का। बल्कि अगर गुलाम हम खान साहब ये प्राइसिंग वाले इशू पे बात करते हैं, अगर आप इजाजत दें, आपने फरमाया कि आउटराइट जो डीरेगुलेशन है उसके खिलाफ है सिंध हुकूमत और उसमें फार्मर का फायदा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपकी लाइसेंसिंग रिजीम खत्म हो जाता है और कल ज्यादा शुगर मिलें लगती हैं, तो किसान के पास ऑप्शन होगी कि वो वहां पे एक जो आपका शुगर मिल मालिक है वो 2 या 3 मालिकान उसको ऑफर कर रहे होंगे बेहतर कीमत। तो इसमें तो किसान का फायदा है ना कि डीरेगुलेशन हो जाती बजाय कि उसका नुकसान हो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने वही बात बोली कि आउटराइट डीरेगुलेशन सिंध हुकूमत के उसके खिलाफ है, लेकिन फेज डीरेगुलेशन हम उस पर बिल्कुल बात कर सकते हैं और उस पर एक मिलकर पॉलिसी बनाई जा सकती है कि ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स एक ऐसे हम फेज वाइज रेगुलेशन करें जिसमें किसान का भी फायदा हो और ना करके सिर्फ जो है उन मिल वालों का फायदा हो, बल्कि किसानों का भी फायदा हो। क्योंकि इस वक्त अगर हम आउटराइट आप सडन रेगुलेशन की बात करते हैं तो उसमें जो है इस वक्त प्राइस जो है वो एक्सप्लॉइट की जाएगी बाय द शुगर मिल्स। वो कैसे होएगी कि जब किसान अपनी काश्त तैयार होएगी उसकी और जब उतरेगी उस वक्त सप्लाई मैक्सिमम होता है। अगर आप फ्री मार्केट की बात करते हैं जो डीरेगुलेशन में की जा रही है कि वो फ्री मार्केट पे फ्लोट करे प्राइस, उसमें जब किसान जब अपना फसल उतारेगा उस वक्त प्राइस बहुत कम होएगी क्योंकि सप्लाई ज्यादा होगा और डिमांड को वो डिमांड से ज्यादा सप्लाई होगी उस टाइम पीरियड में। और उस टाइम पीरियड में जो स्टोर कर सकता है वो वही किसान है जो एक अमीर किसान है। ये एक और जो इशू जिसका सिंध हुकूमत ने इसको रिजेक्ट किया वो आप जोनिंग के भी खत्म करने के हक में नहीं है। तो ये इसकी क्या वजह है कि आप जोन्स भी खत्म नहीं करने देना चाह रहे, नई शुगर मिल लगाने की इजाजत भी नहीं देना चाह रहे फॉर द टाइम बिंग? देखिए, मैंने एक बात पहले भी अभी बात की आपसे कि हम फेज वाइज रेगुलेशन के हक में हैं। अगर हम एकदम से जोनिंग शुगर मिल नई शुगर मिल्स लगाना और उसके अलावा आपके प्राइस का जो सेट होना वो हटाना, अगर हम वो सब चीजें एक टाइम पे करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो सबसे ज्यादा किसान के ऊपर ही आएगा। मैंने आपको अभी बताया कि किसान, छोटा किसान, मैं ताहिर साहब ने भी बिल्कुल सही बात की है, मैं उनसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड और सप्लाई की जब आप बात करेंगे तो उसमें जब भी आप जब सीजन आएगा शुगर केन का उस वक्त गरीब फार्मर पिसेगा
और उसके ही पिसने की वजह से पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का हमेशा यही स्टांस रहा है कि गरीब फार्मर हमारा उसको नुकसान नहीं पहुंचे, उसको मैक्सिमम फायदा पहुंच सके। तो उसके ही हवाले से अगर फेज वाइज आस्ते आस्ते करके पॉलिसी बनाए, जिसमें मैंने वही बात की अभी कि 5 या 10 साल का एक टर्म बना के और उसमें थोड़े थोड़े सालों में कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। पहले हम अपनी शुगर मिल्स की कैपेसिटी बिल्डअप करें। इस वक्त जो हमारी शुगर मिल्स की कैपेसिटी है हम वही मीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रोड्यूस कम है। और उसके बाद जब ये हम आप करेंगे तो उसके बाद आपका शुगर जो बिकॉज ऑफ प्राइस वॉलेटिलिटी आपका जो किसान है वो शुगर केन कम लगाएगा। जब शुगर केन कम लगेगी तो उसके बाद आपकी एग्जिस्टिंग शुगर मिल्स। गुलाम खान साहब, आप फरमा रहे हैं फेज वाइज डीरेगुलेशन में आप जरूरी साहब, फेज वाइज डीरेगुलेशन में पहले आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं? फौरी तौर पर अगर डीरेगुलेशन स्टार्ट करनी है तो कहां से करेंगे आप? फेज वाइज रेगुलेशन में पहली चीज हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहली चीज हम अपनी शुगर मिल्स की जो कैपेसिटी है उसको ऑप्टिमम लेवल पर लेके जाएं। हमारी एग्जिस्टिंग जो शुगर मिल्स लगी हुई हैं उनकी कैपेसिटी ही ऑप्टिमम लेवल पर मीट नहीं हो रही है अब तक। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि जो एग्जिस्टिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप पहले ऑप्टिमल कैपेसिटी पे लेके जाएं। उसके बाद जब वो ऑप्टिमल कैपेसिटी हम रीच कर जाएं उसके बाद हम बाकी चीजों पर भी आ सकते हैं, रेगुलाइजेशन पे भी आ सकते हैं। तो क्या ये भी आपके दिमाग में है, ये भी नुक्ता जो सिंध हुकूमत जो एक एतराज कर रही है, क्या इस पर्सपेक्टिव को भी आपने माइंड में रखा हुआ है कि जो भी नई पॉलिसी हो एट द कॉस्ट ऑफ जो बाकी फसलें हैं उस पर ना हो ये शुगर की? ये सिंध हुकूमत का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से ये करंट जो डीरेगुलेशन पॉलिसी जो जिस पर डिस्कशन हो रही है, क्योंकि उसमें ये बात भी बार बार जिक्र की जा रही है कि जोनिंग को खत्म किया जाए। और बिल्कुल जोनिंग को खत्म सिंध तो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास हमारी जो ब्रेड बास्केट है उसको पूरे करने के लिए दूसरे फसल भी लगाने पड़ते हैं, जैसे राइस का फसल है, वीट का फसल है और बाकी कॉटन वगैरह का एरियाज हैं। तो और उन सब एरियाज को जोनिंग के हवाले, जोनिंग के तरीके से गुजर साहब ने अभी बोला कि वो सब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम सारे को गन्ने में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसमें हमें ही नुकसान होएगा और हमारी ही एग्रीकल्चर को नुकसान होएगा, क्योंकि जैसे आपने बात की कि वाटर इंटेंसिव बिल्कुल है, इसलिए जो भी वाटर इंटेंसिव हमारे क्रॉप्स हैं जैसे राइस है उसके लिए भी हमने बेल्ट्स बनाई हुई हैं, पर्टिकुलर बेल्ट्स और पर्टिकुलर जोन्स हैं जहाँ पर राइस हो सकती है और जहाँ पर राइस पर बंदिश है। तो उसी तरीके से गन्ने के लिए भी सिंध हुकूमत का तो यही स्टांस है कि जोनिंग वाले हवाले से ही होना चाहिए और उसी हवाले से जो जो शुगर मिल्स हमारे भी मौजूद हैं उन्हीं के करीब गन्ना लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मॉइस्चर कंटेंट भी वहीं पर सस्टेन करता है। अगर वहां से दूर कहीं लगेगा तो फिर शुगर मिल जो है उसका फिर जो उसका मॉइस्चर कंटेंट होएगा वो बड़ा गिर जाता है, जिसकी वजह से उनको रेट भी कम मिलता है और इसलिए लोग अवॉइड भी करते हैं लगाने के जो शुगर मिल से दूर एरियाज हैं। तो वो उसी पॉइंट पर मैं आऊंगा वापस कि अगर ज्यादा शुगर मिल्स लगेंगी इन द प्रोविंस तो उससे जो है गन्ने की काश्तकारी भी बढ़ेगी और जब गन्ने की काश्तकारी बढ़ेगी तो जोनिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जहां जहां जिसकी कैपेसिटी होगी उतना ही गन्ना आपका एग्रीकल्चर ओवर टाइम उतना ही गन्ना आपका फार्मर भी लगाएगा जिसकी डिमांड होगी। तो जाहिर सी बात है, तो ये वही बात जो मैंने पॉइंट रेज किया पहले कि सिंध हुकूमत शुगर इस वक्त फेज्ड रेगुलेशन के हक में है, ना करके आउटराइट सडन रेगुलेशन के। वो इसी वजह से क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो जुनेजो साहब एक चीज जरा काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा। एक मुझे कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रही है सिंध हुकूमत का जो फैसला है, आप लोग इस हक में तो हैं कि जो सूबा है उसको ये इख्तियार दिया जाए कि वो एक्सपोर्ट अपनी जो चीनी की है वो कर सके, लेकिन अगर शॉर्टेज आ जाती है डोमेस्टिक किसी भी वजह से, चाहे वो ओवर एक्सपोर्ट हो जाती है या आपकी प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, तो उसके लिए जो इंपोर्ट है वो फिर फेडरल गवर्नमेंट करे। तो ये इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए इस वक्त तो सूबों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो इख्तियार नहीं है, राइट। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है सारा ट्रेड। तो अगर डीरेगुलेशन बिल्कुल और भी डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और अगर सूबे के पास किसी चीज का सरप्लस है तो बिल्कुल उनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक करंटली ये मैकेनिज्म इन प्लेस है। इस वक्त तो सारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री। जुनेजो साहब जो आपकी सिफारिशें आई है ना सिंध काबीना की, उसके अंदर ये चीज है कि एक्सपोर्ट की तो इजाजत सूबे को दी जाए, अगर शॉर्टेज आ जाए तो फिर वो वफा खुद करे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है?
समझता कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि वफाक हमारा जो है एक फेडरल फेडरेशन है, और फेडरेशन का के ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि कभी खुदा न खास्ता मुश्किल वक्त सूबों पे आता है, तो क्योंकि सूबे ही फेडरेशन बनाते हैं, उस वक्त को फेडरेशन को स्टेप अप करना होता है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सूबों को आर्टिफिशियली एक सप्लाई एक जो है इशू क्रिएट करना चाहिए कि वफाक को हम मिसयूज कर सकें, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। लेकिन असूलन फेडरेशन जब भी कोई सूबा तकलीफ में है, फैमाइन है, कहीं पर कोई ड्राउट आई हुई है या कोई और मसला हुआ है एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो अक्सर फेडरेशन स्टेप अप करता है, माजी में भी किया है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि गलत बात है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट होता है तो यकीनन उस एक्सपोर्ट में भी कोई ना कोई पॉलिसी जुड़ेगी। इस वक्त ऐसी कोई पॉलिसी जुड़ी हुई नहीं है